Hello dear students, today we are going to start with one of the most important chapter in inorganic chemistry, that is hydrogen. हाइड्रोजन हालांकि मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन रहेगा, 3 मार्क्स का ही सिर्फ ये चैप्टर रहता है, लेकिन जो बातें आपको यहाँ समझनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लाइटेस्ट नोन एलिमेंट है ये हमारे पास हाइड्रोजन। नेचर के अंदर अगर मैं देखूँ तो पूरे यूनिवर्स में ये हाईएस्ट अबंडेंट है, अप्रॉक्सीमेट 70% ऑफ द यूनिवर्स हाइड्रोजन है। वहीं अगर मैं हमारे ग्लोब पे देखूं तो ये 3rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अर्थ की क्रस्ट अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्सीमेट 0.9% अर्थ के क्रस्ट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमारे सराउंडिंग पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। हालांकि H2 की फॉर्म में ये नेचर के अंदर हमारे इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी कम है, बट स्टार्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा रहता है। लाइटेस्ट नोन एलिमेंट होने की वजह से इसको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन अगर मैं देखूं तो बहुत स्टार्टिंग पे ग्रुप 1 के मेंबर्स के साथ अलॉटेड है। लेकिन अगर मैं इसकी स्टडीज़ को देखूं तो इसकी स्टडीज़ हमेशा सेपरेटली की जाती हैं। देखिए, हमें यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक सब पढ़ने हैं। जैसे क्लास 11th के अंदर हम S और P ब्लॉक को पढ़ते हैं, क्लास 12th के अंदर हम P ब्लॉक एज वेल एज D एंड F ब्लॉक्स को पढ़ते हैं और फिर उससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग पर्टिकुलरली हाइड्रोजन को सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। S ब्लॉक के अंदर रखा जरूर गया है, लेकिन उसे S ब्लॉक के साथ कभी भी नहीं पढ़ा जाता। एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हमारा फ्यूचर सारा का सारा हाइड्रोजन पर डिपेंडेंट है, बिकॉज ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले समय में हाइड्रोजन एक बहुत ही इमर्जिंग फ्यूल की फॉर्म में एक्ट करेगा और जो भी फ्यूल रिच कंट्री होगा वही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा। तो हाइड्रोजन, मुझे अगर ये कहूँ कि वो हमारे देश की, हमारे नेशन की, हमारे ग्लोब की दशा और दिशा को बदल सकता है, तो ये कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि यही एक चीपेस्ट फ्यूल होगा जो फ्यूचर में हमारी ग्रोथ को डिसाइड करेगा। ये हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में हमें ग्रुप 1 के साथ दिख जरूर रहा है, लेकिन हमें इसे यूनिक पढ़ना है, अलग से पढ़ना है। क्यों इसको ग्रुप 1 में रख दिया गया, हम इस पॉइंट पे भी यहां पे डिस्कशन करेंगे। पीरियोडिक टेबल में अगर मैं ग्रुप 17 पे नजर डालूं, P ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, तो मुझे लगता है वहां पे भी ये काफ़ी हद तक जस्टिफिकेबली रखा जा सकता था, क्योंकि नॉन मेटल है। अभी यहाँ तो हमने इसको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी मेटल्स के साथ रखा हुआ है, तो वहाँ रखना शायद ज़्यादा बेटर रहता। हम लोग पूरी तरह से ग्रुप 1 के साथ उसका कंपैरिजन पढ़ेंगे, ग्रुप 17 के साथ उसका कंपैरिजन पढ़ेंगे और फिर फाइनली दिखाएंगे कि किस तरह से वो उन दोनों से डिफरेंट था, जिसकी वजह से हमें उसे सेपरेटली एज ए यूनिक एलिमेंट पढ़ना होगा। नेचर के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो वो हमें डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ गैस, जिसको हम हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन बोलते हैं। कंबाइंड फॉर्म में बहुत स्कोप हैं। वाटर आप देख सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन हमारे पास नेचर में अवेलेबल है। हाइड्राइड्स, बहुत सारे हाइड्रोजन के कंपाउंड हमारे सामने अवेलेबल हैं। बट फ्री फॉर्म में अगर मैं कहूँ, एलिमेंटल फॉर्म में अगर मैं कहूँ, तो हाइड्रोजन हमें डायटोमिक H2 की फॉर्म में नज़र आता है। और इसके 3 आइसोटोप हैं नेचर के अंदर, 1H1, 1H2 एंड 1H3। इस 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, इस 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूट्रियम और इस 1H3 को हम बोलते हैं ट्रीटियम। ये 3 हमारे पास आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। अगर आप ध्यान से देखें, बड़ी सिंपल बात बता रहा हूँ, तो प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में 1 होता है और ट्रीटियम में 2 होते हैं। तो बेसिकली अगर आप तीनों आइसोटॉप्स में फ़र्क देखें या किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप में फ़र्क देखें, तो आपको यही फ़र्क नज़र आता है कि उसके जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो कुछ डिफरेंट है, मींस जो एटम का मास है वो कुछ डिफरेंट है। तो इससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई ख़ास असर हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी कर जाती हैं। जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है उसके ऊपर भी हम कुछ वेरिएशन ऑब्जर्व करते हैं। तो इन आइसोटॉप्स का रोल भी हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या काम आते हैं और कैसे हमें रिएक्शन के मैकेनिज़म्स को प्रेडिक्ट करने के अंदर असिस्टेंस देंगे। बट सबसे पहले मैं आपको एक बार ये समझाने की कोशिश करूँगा कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 के साथ किस तरह से मैच करता है, क्या क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप 1 के साथ हमें मैच होता नज़र आएगा।
बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ऑल प्रॉपर्टीज़, आप एक पॉइंट को बहुत ही क्लियरली यहाँ पे समझ के चलें कि हमें यहाँ बहुत लिमिटेड सी चीज़ें पढ़नी है। जैसे मैं पोजीशन इन टेबल आपको बताऊंगा, उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बताऊंगा कि हाइड्रोजन को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तीसरे जोन में मैं हाइड्राइड्स पे स्पेशली फोकस करूंगा कि हाइड्रोजन किस किस तरह के कंपाउंड बनाने के लिए जाना जाता है। और चौथे जोन में मैं तीन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें वाटर, हैवी वाटर और H2O2 वो लेके आऊँगा, और इन 4 चीज़ों के साथ ही मैं अपने चैप्टर को क्लोज करूँगा। सो लेट वी बिगिन विद पोजीशन इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं प्रॉपर्टीज़ का, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये 6 प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा जो हमें क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि हाँ, इसे ग्रुप 1 में ही रख देना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप ग्रुप 1 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, वो NS1 है। लाइक हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम 1s2 स्टार्ट करें अप टू 4s1, नेक्स्ट रुबिडियम 1s2 स्टार्ट करें अप टू 5s1। आप देख रहे हैं हर लास्ट सब शेल के अंदर s में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स ही क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हमें क्लियरली सजेस्टिबल है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम होना क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के लिए रिजेंबलेंस का काम करता है, इसलिए हाइड्रोजन ग्रुप 1 के साथ हमें रिजेंबल करता नज़र आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मीन्स अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेने का टेंडेंसी। आप अगर सोडियम को देखें तो सोडियम अपने ऊपर बहुत ईज के साथ पॉजिटिव चार्ज ले लेता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप पोटेशियम को देखें तो वो भी बहुत ईज के साथ अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, और आप हाइड्रोजन को देखें तो वो भी क्वाइट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है उसके लिए, वो भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पोजेस करता है, रिजल्टिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी मैचिंग है ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स के साथ। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1 के मेंबर +1 दिखाते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ रहा है, और हाइड्रोजन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए जाना जाता है। तो हम फिर दोबारा से इसे ग्रुप 1 के अंदर सजेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, लिबरेशन एट कैथोड। तो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट में ये पॉइंट पढ़ के आए थे कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 ग्रेफाइट के रोड लेता था, और ये सोडियम पॉजिटिव यहाँ कैथोड पे जाके लिबरेट होता था। अगर सोडियम पॉजिटिव की बजाय यहाँ Li पॉजिटिव होता या K पॉजिटिव होता, या इवन HCl लेके मैं H पॉजिटिव को देखता, तो वो सभी इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाके लिबरेट होते। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड पे लिबरेट होना भी हमें क्लियरली सजेस्ट करता है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का ही हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक। एक रिएक्शन को आप यहाँ पे देखें, सपोज मेरे पास कॉपर का एक ऑक्साइड है, CuO या Cu2O कोई भी ले सकता हूँ मैं, और इसको मैं पोटेशियम के साथ अगर हीट करूँ तो ये मुझे Cu + K2O देता है, जो हालांकि बाद में KO और KO2 में बदल सकता है। आप उस पर फोकस मत कीजिए कि वो क्या बना रहा है, मैं सिंपलेस्ट लिख देता हूँ जो आसानी से अभी समझ में आ जाए। तो Cu+2 से यहाँ पे 0 जो बन रहा है, मतलब ये उसका रिडक्शन हो रहा है, और ये रिडक्शन पोटेशियम कर रहा है, मतलब पोटेशियम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव कर रहा है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, K 0 से +1 बना है, तो ये उसका ऑक्सीडेशन होना उसे रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। अगर मैं पोटेशियम की बजाय यहाँ सोडियम ले लेता हूँ तो भी सेम ऐसे ही रिएक्शन होती है, या इवन लिथियम ले लूँ तो भी सेम ऐसे ही रिएक्शन होती है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेता हूँ तो भी सेम ऐसे ही मुझे रिएक्शन होता हुआ नज़र आता है, जो क्लियरली सजेस्ट करता है कि हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव कर सकता है। अगर मैं नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन ऑब्जर्व करूं, लाइक सोडियम को लूं तो वो क्लोरीन के साथ बहुत एफिशिएंटली रिएक्शन करता है। पोटेशियम को लूं तो वो भी क्लोरीन या ब्रोमीन किसी भी नॉन मेटल को लूं जो अच्छी नॉन मेटल हो तो एफिशिएंटली रिएक्शन करता है।
और सेम इज़ द केस विद हाइड्रोजन। अगर मैं उसको क्लोरीन, ब्रोमीन या किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराना चाहूँ तो ये काफ़ी एफिशिएंटली रिएक्शन करता है। मतलब ये सारी बातें मुझे क्लियरली सजेस्ट करती हैं कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर ही रखा जाना चाहिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो एक नॉन मेटल है जबकि वो सारी बाकी मेटल्स हैं, बट स्टिल अभी जो पढ़ के देख के दिमाग में आ रहा है वो बता रहा हूँ कि हाँ, इसको वहाँ रखा जाना चाहिए। एक बार हम ग्रुप 17 की तरफ जाके भी देखते हैं। ये फिर हमारे सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ मैं ग्रुप 17 के अंदर देखना चाह रहा हूँ कि क्या हाइड्रोजन सेट बैठता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, फ्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5, क्लोरीन उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। सिर्फ लास्ट वाली शेल दिखा रहा हूँ, वही 1s से शुरू होना था। ब्रोमीन उसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 4p5। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने उस ऑक्टेट या लास्ट सब शेल को कंप्लीट करने के लिए सभी को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन डलते ही लास्ट सब शेल कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन डलते ही लास्ट सब शेल 1s कंप्लीट हो जाएगा, जो काफ़ी हद तक हमें सजेस्ट करता है कि हाँ, प्रॉपर्टी तो ये भी यहाँ रिजेंबल कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को अगर आप ऑब्जर्व करें, टेंडेंसी टू हैव नेगेटिव चार्ज, मतलब क्लोरीन बहुत आसानी से अपने ऊपर Cl नेगेटिव ले सकता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, या ब्रोमीन, फ्लोरीन सब ऐसा कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके H नेगेटिव बना सकता है। मीन्स उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी होता है। जैसा मैं पीछे बता रहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपनी जगह होता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी उसका होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो सभी हैलोजेंस प्रोमिनेंटली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए जाने जाते हैं, तो हाइड्रोजन भी अलोंग विद +1 -1 भी दिखाने के लिए जाना जाता था। तो उसका +1 स्टेट शो करना एल्कली मेटल्स के साथ उसका रिजेंबलेंस था, जबकि -1 शो करना उसका ग्रुप 17 के साथ रिजेंबलेंस है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, लिबरेशन एट एनोड। फिर वही दोबारा से इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने अब की बार NaCl लिया हुआ है और मैं अब की बार Cl नेगेटिव पे फोकस करना चाहता हूँ। जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता तो Cl नेगेटिव एनोड की तरफ मूव करता और वहाँ पे लिबरेट होता। अगर मैं यहाँ NaBr लूँ तो Br नेगेटिव भी सेम ऐसे ही इस पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड की तरफ लिबरेट होता, और अगर मैं यहाँ पे NaH लूँ तो NaH में H नेगेटिव होता है, वो H नेगेटिव भी इसी पर्टिकुलर प्लेट की तरफ लिबरेट होना था। तो एनोड पे लिबरेट होना उसे रिजेंबल करवाता है ग्रुप 17 के साथ। अगर हम नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस देखें तो सभी हमें डायटोमिक स्टेट में नज़र आते हैं, H2F2 Cl2 Br2 I2। तो क्लियरली हमें लगता है नॉन मेटल तो हाइड्रोजन है ही सही, एज वेल एज उनकी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस भी सेम है, तो क्यों ना उसे ग्रुप 17 में रख दिया जाए। ये बात हमें क्लियरली अप्रूवल देती है। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी मुझे पता है नीचे जाते हुए घटती हैं। वहाँ ग्रुप 1 के अंदर अगर मैं देखता तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1312 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद नीचे आता है लिथियम, उसकी 550 के आसपास है, देन सोडियम 460 के आसपास है, देन पोटेशियम 410, मीन्स लगातार घटती है। तो हाइड्रोजन और लिथियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसके अंदर गैप बहुत ही लार्ज नज़र आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे ये कुछ लगभग 1312 मैं आपको बता रहा था, 1312 किलो जूल के आसपास है। देन यहाँ पे ये 1681 किलो जूल, एंड देन उसके बाद ये आयनाइजेशन एनर्जी 1200 एंड सो ऑन इस तरह से घटती चली जाएगी। तो काफ़ी हद तक हमें वेरी क्लोज टू दिस ग्रुप नज़र आती हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जीज, जो हमें क्लियरली सजेस्ट करती हैं कि हाँ, इसको ग्रुप 1 में रखा जा सकता है। मैं हाईएस्ट नहीं बता रहा, फ्लोरीन से तो उसकी कमी है, बट स्टिल कुछ कुछ वैल्यूज़ मैचिंग हैं, जिसकी वजह से हमें लगा कि हाँ, आयनाइजेशन एनर्जीज भी हमें काफ़ी हद तक आइडिया दे रही हैं कि ये ग्रुप 17 जैसा है। और रिएक्शन विद मेटल देखें आप, जैसे मैं क्लोरीन को किसी मेटल से रिएक्ट करवाऊँ सोडियम के साथ, तो ये मुझे उसके साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन करता दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स के साथ क्लोरीन कंपाउंड बना रहा है, तो हाइड्रोजन भी मोस्ट ऑफ द मेटल्स के साथ कंपाउंड बना लेता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कंपाउंड नहीं बना पाता, ये भी बनाता है। हम लोग वेरी सून पढ़ेंगे, हमारे सामने एक टॉपिक आएगा हाइड्राइड्स का, जहां हम देखेंगे कि ये लगभग पीरियोडिक के एलिमेंट्स के साथ, टेबल के लगभग एलिमेंट्स के साथ ये किसी न किसी तरीके से कंपाउंड बना सकता है।
तो अभी तक की सारी कहानी देख के सुन के हमें ऐसे लगने लग गया है कि हाँ ये तो ग्रुप 1 से भी मिलता है और ग्रुप 17 से भी मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इसे इन दोनों से डिफरेंट बनाती हैं। लाइक जैसे आप यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, तो जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स हैं हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कतई नहीं है, और जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स हैं हाइड्रोजन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कतई नहीं है। ग्रुप 1 के मेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप 17 के मेंबर्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम आयनिक बनाते हैं, बट कोवेलेंट भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए जाना जाता है, वो आयनिक कंपाउंड को फेवर नहीं करता। अगर मैं इनके ऑक्साइड्स की बातें करूं, लाइक कुछ ग्रुप 17 के ऑक्साइड देखूं और कुछ ग्रुप 1 के ऑक्साइड देखूं, जैसे ग्रुप 1 के ऑक्साइड में मेरे पास सोडियम ऑक्साइड आ जाता है या लिथियम ऑक्साइड आ जाता है, और ग्रुप 17 के कुछ ऑक्साइड्स में मैं क्लोरीन के ऑक्साइड ले आऊं लाइक Cl2O3 या Cl2O। तो व्हाट आई एम प्रैक्टिकली ऑब्जर्विंग, और एक हाइड्रोजन के भी ऑक्साइड की बात कर लूँ वाटर, तो मैं देखता हूँ कि ये जो ऑक्साइड हैं ये प्योरली बेसिक कैरेक्टर के हैं, मतलब पानी में डाले जाने पे बेस देते हैं या एसिड के साथ सॉल्ट बना सकते हैं। ये एसिडिक कैरेक्टर के हैं, मतलब ये बेस के साथ सॉल्ट बना सकते हैं, जबकि वाटर एक टिपिकली न्यूट्रल सॉल्वेंट की तरह से बिहेव करता है। तो उसके ऑक्साइड का ये डिफरेंट कैरेक्टर भी उसे कुछ डिफरेंट बनाता है। रिजल्टिंग ये सब बातें होने की वजह से हम इसको क्लियरली ना हैलोजेंस के अंदर सेट कर पा रहे हैं ना ग्रुप 1 के अंदर सेट कर पा रहे हैं। तो हमने बीइंग ए लाइटर एलिमेंट इसको पहली पोजीशन जरूर दे दी है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि लाइटेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, बट स्टिल पढ़ने के लिए हमने उसको एक डिफरेंट क्राइटेरिया, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म चूज़ किया है, जहां हम एक सेपरेट चैप्टर के अंदर इस हाइड्रोजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स वी बिगिन विद प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन्स, कि किस तरह से हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के लिए मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे 4 रिएक्शंस चूज़ की हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, मेटल और एसिड्स के बीच रिएक्शन, मेटल और वाटर के बीच रिएक्शन, और एक्सक्लूसिवली वाटर से हाइड्रोजन प्रिपेयर करना। तो नीचे से स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl पड़ा हुआ पार्ट है ये हमारे पास। ये देखें यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलिसिस करना चाह रहा हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग हेयर, तो मैं यहाँ पे वाटर ले रहा हूँ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये 2 तरह के आयंस वहाँ प्रेजेंट हैं। ये 2 ग्रेफाइट की रोड ली हैं मैंने, और उनको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। एक पार्ट एनोड है जहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और एक पार्ट कैथोड है जहाँ रिडक्शन होगा। सो व्हाट विल हैपन, H प्लस कैथोड की तरफ मूव करेगा और वहाँ वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, रिडक्शन करेगा, H बनाएगा, और H फाइनली ऑटोमेटिकली H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। OH नेगेटिव इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, OH प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। हालांकि OH अनस्टेबल होता है, अपने अंदर सेकेंडरी चेंज करेगा, तो ये वाटर प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप पाएंगे यहाँ एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है और कैथोड पे हाइड्रोजन, और यही हम यहाँ प्रिपेयर करना चाहते थे। सॉरी, इसकी बजाय इससे बता दिया मैंने, तो कोई नहीं, ऊपर से नीचे शुरू हो जाते हैं। तो वाटर से आप इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। हाँ, ये जो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल दिखाया जा रहा है, इसे थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। इसको इस तरह से रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ये जस्ट बेसिक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। इन रियल व्हाट आई विल डू, मैं कुछ इस तरह का एक कंटेनर ले लेता हूँ जहाँ ये ग्रेफाइट की रोड्स लगा रहा हूँ। सेम वही प्रोसेस अडॉप्ट करूँगा। यहाँ वाटर लिया हुआ है, तो H प्लस जो होंगे वाटर के, वो इस प्लेट की तरफ मूव करेंगे और OH माइनस इस तरफ, यानी कि इधर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता इकट्ठा होता चला जाएगा, और इस तरफ इस पर्टिकुलर लिम्ब में ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होता चला जाएगा। यहाँ कुछ ऐसा लग रहा था कि H2 गैस बनेगा और उड़ जाएगा, अब वो उड़ने नहीं दिया आपने, इस लिम्ब के अंदर क्लोज कर लिया। अल्टीमेटली इस तरफ हाइड्रोजन और इस तरफ ऑक्सीजन इकट्ठा होता चला जाएगा, जिसको बेसिक प्रिंसिपल पे मैं पहले दिखा रहा था। बट इन स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरह का कुछ लिम्ब्स में हाइड्रोजन को इकट्ठा करते हुए दिखाया गया होगा। ये सिंपल सा तरीका था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करके
हम किस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ऑब्टेन कर सकते हैं। हमारा एम तो हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना था, और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन का 1 मोल यहाँ इधर लिबरेट होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपके पास हाइड्रोजन के यहाँ 2 मोल लिबरेट होंगे। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा आपका, वो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के वॉल्यूम से लगभग डबल, लगभग क्या, एग्जैक्टली डबल ही अपीयर होगा। तो दूसरी रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो है मेटल एंड वाटर। जब हम बहुत रिएक्टिव मेटल्स को, अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़ में बहुत रिएक्टिव मेटल को सर्च कीजिए, जहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब बहुत रिएक्टिव मेटल आती हैं। अगर आप उनके अंदर वाटर डाल देते हैं तो ये वाटर रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है। कुछ इस तरह से आपको हाइड्रोजन गैस अपीयर होगा। एक बार मैकेनिज्म देखिए कैसे होता होगा ये सब। सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, और रिएक्टिव मेटल मतलब उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो सोडियम बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है। और आप वाटर पे नज़र डालें, वाटर में यहाँ H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ये H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके H एटम बनाता है। पीछे आपके पास यहाँ OH नेगेटिव बच जाता है। ये OH नेगेटिव इस Na पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये H एटम फाइनली गैस की फॉर्म में यहाँ से आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, लाइक सोडियम, लाइक लिथियम, लाइक पोटेशियम, लाइक मैग्नीशियम, वो सभी वाटर के साथ इस तरह से हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती हैं अलोंग विद ए बेस, जो यहाँ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है। वहीं मेटल्स को अगर हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो अब की बार थोड़ी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स भी ये काम कर पाएंगी। लाइक जैसे जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में आपने हाइड्रोजन से ऊपर देखी हैं, वो सब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन कर सकती हैं, HCl के साथ। नॉट ओनली HCl बट H2SO4 भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, उसके साथ भी रिएक्शन कर सकती हैं। क्या मैं कोई और एसिड लाइक HNO3 भी ले सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होगी। तो पहले तो आप HCl के साथ देखिए कि कैसे रिएक्शन होने वाला है। ये हमारा वो H+ है, और ये जिंक, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, रिएक्टिव मेटल है, ठीक ठाक रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन को यहाँ आसानी से लॉस कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे पीछे मैं आपको दिखा रहा था। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, ये 2 H+ उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे और 2 H एटम बन जाएंगे। ये कंबाइन होके H2 बन जाएगा, C हेयर, और जिंक का आयन उन 2 क्लोराइड्स के साथ कंबाइन करके जिंक क्लोराइड बन जाएगा। क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले सकता हूं? जिंक सल्फेट और H2 बन जाएगा, ठीक वैसे ही। फर्क तो कुछ पड़ना नहीं चाहिए। ऐसा लगता है मुझे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ भी लिबरेट हो जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक वही सीन रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 H+ H2 बना लेंगे और जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या नाइट्रिक एसिड के साथ भी सेम हो सकता है? तो हमें लगता है हाँ, इसमें भी कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए। सेम जैसे HCl के साथ हो रहा था वैसा ही जिंक नाइट्रेट के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ पुराने चैप्टर्स पे नज़र डालें पीछे, तो आपको HNO3 के साथ ये रिएक्शन बहुत कम दिखाई नज़र आएगी। रादर वो यहाँ पे H2 की बजाय कुछ NO या NO2 या N2O प्लस वाटर दिखाते नज़र आएंगे। तो ये क्या था? समटाइम आपको बुक्स के अंदर यहाँ भी H2 की बजाय SO2 प्लस वाटर बनाता नज़र आएगा। तो ये क्या है? हाँ, वहाँ थोड़ा सा और ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आप लेते हैं तभी वो SO2 और वाटर दिखाते हैं, बट अगर आप डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो आपको वो वही पुरानी रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये कंसंट्रेशन किस तरह से प्रोडक्शन में बदलाव कर रही है, ये भी हमें समझने की यहाँ ज़रूरत रहेगी। सी हियर, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि H2SO4 क्या है, तो आपका जवाब होगा कि H2SO4 एक एसिड है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई ज़रूरी नहीं है वो एसिड है, वो बेस भी हो सकता है। ये अटपटा लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आप अगर इस रिएक्शन को देखें तो मुझे लगता है आप इस रिएक्शन को देख के इसे कभी भी
एसिड कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि इसने तो H+ को एक्सेप्ट किया है। ये यहां पे बेस की तरह से एक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको अल्कोहल दूं C2H5OH, इथेनॉल है ये, इथाइल अल्कोहल, और H2SO4 इसके अंदर मैं डाल दूं तो ये मुझे एल्कीन प्लस वाटर बनाता नजर आएगा, जहां ये कहीं मुझे एसिड की तरह से बिहेव करता प्रेजेंटली नजर नहीं आ रहा। या मैं शुगर ले लूं C12H22O11, तो वहां पे अगर मैं H2SO4 डाल दूं तो ये मुझे कार्बन प्लस वाटर में कन्वर्ट होता नजर आएगा। शुगर ब्लैक कलर का कार्बन बन जाएगा और वाटर वहां से बाहर निकल जाएगा। तो क्या मैं यहां पे भी बोलूं कि H2SO4 एसिड है? तो आप देखिए H2SO4 के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जिनमें से एक कैरेक्टर है एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर भी है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब यहाँ पे देखें H2SO4 में सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर की ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप 16 के मेंबर्स की ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये अपनी उस ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर घटा ले, +4 या +2 कर ले, मतलब रिडक्शन कर ले, तो मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर सकता है। तो H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, एक अच्छा एसिड तो है ही सही, सभी जानते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं इसको इतने सारे रूपों की वजह से। ये कभी कभी बेस की तरह से भी एक्ट कर सकता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से भी एक्ट करता है। आप देखें यहाँ से वो वाटर को बाहर निकाल के ला रहा है, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से भी एक्ट करता है, वो एक सोलवेंट की तरह से भी एक्ट करता है। और उसके इतने सारे फीचर्स हैं, सारे फीचर हर जगह हर रिएक्शन में ऑब्जर्वेबल होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए जिंक और H2SO4 की रिएक्शन में आपको समझाता हूं कि वो किस तरह से होती होगी, और फिर बाकियों के लिए वैसा ही कंपैरेटिव अकाउंट हम अपने दिमाग में सेटल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर में मैंने बहुत सारा वाटर डाला हुआ है और जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हुए हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स H2SO4 की डालता हूँ, तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पानी डाल रखा है मैंने ऑलरेडी, तो H2SO4 जो होगा वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा और जो H2SO4 के H+ हैं वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, 2 H एटम बन जाएंगे। अब ये जो 2 H एटम बने हैं, या मैं एक ये नेसेंट हाइड्रोजन आपको दिखा रहा हूँ, अकेला हाइड्रोजन एटम, ये ऐसा हो सकता है कि अपने ही जैसे किसी के साथ कनेक्ट हो जाए और H2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाए, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि ये H एटम जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो H2SO4 या सल्फेट आयंस के साथ रिएक्शन करे, क्योंकि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनके बीच में रिएक्शन होने पे ये वाटर प्लस SO2 में बदल जाएं, जहां सल्फर +6 से +4 में कन्वर्ट हो जाए और हाइड्रोजन 0 से +1 में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इस तरह का भी एक पॉसिबल ऑप्शन यहाँ रहता है। जब मैं डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं तो सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है, रिजल्टिंग 2 H आयन आपस में कंबाइन करके H2 की फॉर्म में निकल जाएंगे। इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि जिंक के अंदर H2SO4 अगर डाइल्यूट लिया गया है तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकले। लेकिन अगर H2SO4 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ली गई तो सल्फेट आयंस का इस H के साथ जस्ट रेडॉक्स रिएक्शन दिखाने का टेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और जब आप उस जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन की इंतज़ार कर रहे होंगे तो वहाँ हाइड्रोजन की बजाय आपको SO2 और वाटर नज़र आ सकता है, रादर आता है। बट आप ध्यान रखें ये कब हो रहा है, जब आप यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड लें, ना कि डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आपको यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड नज़र आएगा, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। आज तो हम हाइड्रोजन बनाना चाह रहे हैं, ये तो जस्ट वैसे ही जुड़ती बात समझ में आई है तो सामने रख दी, अदरवाइज तो हम सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन पे फोकस करना चाहते थे। आप मेटल बदलिए,
आप सोडियम लीजिए, कोई भी रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम लीजिए, एल्युमिनियम लीजिए, सभी के साथ ऐसा ही होगा। HNO3 ले लें तो देखो HNO3 तो और भी बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उससे तो बचो, वो तो बहुत मुश्किल होगा हाइड्रोजन निकलने दे। वो नाइट्रेट ढूंढ ढूंढ के H के साथ रिएक्शन करेगा और NO2 प्लस वाटर या NO प्लस वाटर या N2O प्लस वाटर बना देगा। अगर आप बहुत 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 ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हाइड्रोजन वहाँ पे भी लिबरेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। सो अब की बार NaCl लिया हुआ है मैंने, यहाँ पे एक्वस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बात ये, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट टॉपिक्स पे मैंने ये पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन किया था, जहाँ ये ग्रेफाइट की रोड ले ली है मैंने, और अब मैं देख रहा हूँ H प्लस इधर नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, Na प्लस को बीट करेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस का लो है। याद रखना यहाँ पे ग्रेफाइट का रोड लिया है मैंने या प्लेटिनम का रोड लूँ। अगर आप यहाँ पे मरकरी का इलेक्ट्रोड बना दें तो सब बंटा धार हो जाएगा, सोडियम प्लस वहाँ चला जाएगा, जो डिस्चार्ज पोटेंशियल की कहानी है वो फ्लॉप हो जाएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे सामने आएगा, तो इसलिए मैं इसको अभी से प्रिपेयर करता हुआ आगे चल रहा हूँ कि NaCl एक्वस का जब इलेक्ट्रोलिसिस करना है मुझे तो ग्रेफाइट का ही इलेक्ट्रोड लेना है। अगर मरकरी का इलेक्ट्रोड ले लिया तो बंटा धार निश्चित है, रिजल्टिंग अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा मैं वो। H प्लस इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, H एटम बनाएगा और फाइनली H2। Cl और OH में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, Cl नेगेटिव जाता है और वो यहाँ पे क्लोरीन गैस को रिलीज़ करता है, रिजल्टिंग NaOH आपका मदर लिक्कर के अंदर पड़ा रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे हाइड्रोजन को फॉर्म कर सकते हैं। कुछ और टेक्निक्स भी हैं थोड़ी बहुत जो हमें ध्यान रखनी होंगी। हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने की दो तरह की रिएक्शंस हमारे सामने आती हैं, एक लेबोरेटरी प्रिपरेशंस हैं, एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। लेबोरेटरी प्रिपरेशंस वो हैं जो जल्दी से प्रोडक्ट बनाएं, मतलब क्विकली हाइड्रोजन जनरेट करें, जबकि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन वो होती हैं जो सस्ती हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें, बेशक उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो क्योंकि इंडस्ट्री तो बिजनेस बेस्ड है, वहाँ पे सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, जबकि लेबोरेटरी हमें स्पीडली प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं जो फास्टली हो जाएं। रिएक्शन सारी हम हाइड्रोजन की यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ हमारा काम करेगा या जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, सिर्फ उन्हीं की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ऐसे तो सैकड़ों हाइड्रोजन की प्रिपरेशंस कहीं कहीं आपको रिएक्शंस में दिखेंगी, सबके ऊपर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम इन टॉपिक्स को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ और प्रिपरेशंस एक दो जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, लाइक एक लेंस प्रोसेस है, एक वाटर गैस प्रोसेस है, तो वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ और आगे आने वाले टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। गुड बाय।